हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर चुके थे। वहाँ पर हम कई सारे कंटिनेंट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर अभी तक हम एशिया को कवर कर चुके थे, फिर हमने अफ्रीका को कवर कर लिया था, नॉर्थ अमेरिका को कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका वाले रीजन को कवर करने जा रहे हैं। इन दो कंटिनेंट्स को आज हम कवर करेंगे और कल के लेक्चर में, यानी कि जो कल के लेक्चर में हमारा जो कंटिनेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। हम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन को भी कवर कर लेंगे। हमारे कंटिनेंट्स वाला पोर्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, जैसे जैसे मैं आपको बोलता जाऊँगा उसी हिसाब से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। आपको बेनिफिशियल रहने वाला है। मैं आपको थोड़ा कोशिश करूँगा मैप की हेल्प से समझा सकूँ और बाकी थोड़ा बहुत आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी समझाता रहूँगा। आपने अच्छे से समझना है, ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं कवर करेंगे, लेकिन जितना भी करेंगे टू द पॉइंट कवर करेंगे। आपको ध्यान से समझना है। तो कल के लेक्चर में देखो हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ लिया था, आज हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड मैप में आपने ऑलरेडी देखा हुआ नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे आता है, साउथ अमेरिका कहाँ पे आता है। हम पहले लेक्चर में ये सब कुछ कवर कर चुके थे। तो कल के लेक्चर में लास्ट में आपको मैंने बात बताया था, एक बात के बारे में बताया था कि जब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के और यहाँ पे नीचे साउथ अमेरिका की बात करते हैं, इन दोनों को कनेक्शन, इन दोनों को अगर लैंड बाउंड्री से कनेक्शन करवाना है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा था। कल के लेक्चर में आपको बताया था मैंने, पनामा इस्थमस करके बताया था। तो पनामा करके बताया था। आगे एक वर्ड वहाँ पे आपने स्पेलिंग देखा होगा, इस्थमस करके लिखा होता है कि ये जो है पनामा इस्थमस जो है ये किसको कनेक्ट करता है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने का काम करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ये वाला आपको पता होगा। तो इस्थमस के बारे में कोई एक बार पूछो तो ये होता क्या है। तो देखो इस्थमस होता क्या एक्चुअली में, जैसे हम पढ़ते हैं गल्फ़ के बारे में, पेनिनसुला के बारे में, ये सभी क्या होते हैं वो आपको समझ आ गया। उसी तरीके से इस्थमस क्या होता है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। एक तरफ ये सी वाला ऑप्शन, मतलब एक तरफ वाटर बॉडी कह सकते हो, पानी वाली जगह है, यहाँ पर भी पानी वाली जगह है। मतलब ये एक ऐसा पोर्शन है जो क्या कर रहा है, जो दो वाटर बॉडीज़ को अलग करने का काम कर रहा है। सिर्फ दो वाटर बॉडीज़ को अलग करने का काम नहीं कर रहा, दो वाटर बॉडीज़ को अलग करने के साथ साथ दो लैंड बाउंड्रीज हैं उन्हें जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस्थमस का हमको मतलब समझा कि क्या होता है, ये दो वाटर बॉडीज़ को तो अलग कर रहा है, इस वाले वाटर बॉडी को इस वाले वाटर बॉडी से अलग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस वाले ज़मीन को इस वाली ज़मीन से जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसे कहा जाता है इस्थमस। तो इन दोनों को कौन सा इस्थमस कनेक्ट कर रहा था भाई, पनामा वाला कनेक्ट कर रहा था। तो आपको कल के लेक्चर में बता दिया था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन कनेक्ट करता है, पनामा ऑफ इस्थमस। तो इतना आपको समझ आएगा, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पे कल, क्योंकि इन दोनों को रिलेट करना बड़ा ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पढ़ रहे हो, आपको कल ऑलरेडी बता दिया था कि जो यूएसए वगैरह है, कनाडा वगैरह, जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ कहाँ कौन सी कंट्रीज़ की बात करेंगे वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी तरह से साउथ अमेरिका को भी पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात और, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसके बारे में आपको देख रहा होगा बीच में जो वाटर बॉडीज़ भी कहीं सारी आपको देखने को मिल रही होंगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ की। आपको मैं पहले भी बता चुका था लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में। जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। जब हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा कंट्रीनेंट है जहाँ पे कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, तो वो आप बोलोगे नॉर्थ अमेरिका है। तो अगर साउथ अमेरिका में कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज, अगर आपसे ऐसा पूछ लेगा, तो ये रहा साउथ अमेरिका का मैप आपके सामने। मैं थोड़ा आपको छोटा करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आपको देखने को मिल रहा होगा, एक आपको ये बोलीविया की बात करेंगे, आपको ये देखने को मिल रहा होगा। मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब समझते हो ना क्या होता है, ऐसी कंट्री जहाँ पर क्या है, जिसके मतलब हर तरफ ज़मीन है, जिसके चारों तरफ पानी है ही नहीं है, हर तरफ जो है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है ना। तो कौन से दो पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, एक बोलीविया आपको देखने को मिल रहा होगा, एक पैराग्वे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके चारों तरफ क्या है, ज़मीन ही है, पानी है ही नहीं। इसका मतलब साउथ अमेरिका में हमारे पास क्या है, साउथ अमेरिका में हमारे पास दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। वो दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, वो नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक है बोलीविया, अगर आपको नहीं दिख रहा आपको मैं लिख के बता देता हूँ, BOLIVIA बोलीविया, और एक है पैराग्वे, PARAGUAY। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ, तो आपको पहले लिख देना आपको कि इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है। पनामा इस्थमस कनेक्ट करने का काम कर रहा था। तो पनामा तो सबको समझेगा, इस्थमस का मतलब पता, वो भी समझ आ गया। फिर नॉर्थ अमेरिका में कितने भाई वो हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, नील, कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री वहाँ पर नहीं है। लेकिन जब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पे दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। वो दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ की बात करें, वो कौन सी हैं, एक बी है एक पी है, यानी कि बीपी वाली मशीन से याद कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। बाकी इसमें कंट्रीज़ कम है, वैसे भी याद रख सकते हो। तो बोलीविया और पैराग्वे जो हैं वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की। तो इतने कंसेप्ट आपको यहाँ से समझ आ गए होंगे इसके बारे में।
आगे चलते हैं, इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा साउथ अमेरिका, यहाँ पर ये वही पैनामा सिस्टम जो कनेक्ट करने का काम कर रहा था। आपको दिख रहा होगा इसके, देखो यहाँ पर क्या है, अटलांटिक ओशन वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये साउथ अमेरिका कौन से दो ओशन के बीच में आ रहा है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में आ रहा है। इसके हम वेस्टर्न साइड की बात कर लेंगे तो पैसिफिक ओशन हो जाएगा, और ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट बोल लो, यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा, अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना, ये आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं, हालांकि जैसे आपको हम पढ़ाते थे कहीं पे 50 कंट्रीज 60 कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नाम लिखाया करते थे। जैसे साउथ अमेरिका के टाइम पे करवाया था, है ना, इंपॉर्टेंट पर नाम लिखवा दिए थे। साउथ अमेरिका में है ही कम है, तो एक बार सबको देख लो एक बार कौन सा कहाँ पर है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, सबसे बड़ा आपको देखने को मिल रहा है कौन सा वाला है, ब्राज़ील ने तो मतलब आधे से ज़्यादा ये तो ब्राज़ील ने कवर करके रखा हुआ है। तो ब्राज़ील भाई कहाँ पर आता है, कौन से कंटिनेंट में आता है, ये साउथ अमेरिका में आता है। इतना आपको समझ आ गया। बोलिविया और पैराग्वे के आपको मैंने बता दिया कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, ये भी याद करने में डिफिकल्टी नहीं रखना कोई। ब्राज़ील के साथ ही था बोलिविया, बी और पी आपके सामने आएगा पैराग्वे। और इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कोलंबिया नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वेनेजुला हो गया। मैं दूसरा मैप देखता हूँ, अगर वो आपको क्लियर दिख पाए तो उसी को ओपन करता हूँ यहाँ पर मैं। हालांकि ये भी सारे भाई बहन ही आपस में एक्चुअली में सही से क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। ब्राज़ील आपको देखने को मिल रहा है, बोलिविया, पैराग्वे, ये पेरू आपको देखने को मिल रहा है, ये चाइल आपने नाम सुना होगा, है ना, उरुग्वे आपने नाम सुना होगा, अर्जेंटीना आपने नाम सुना होगा। ये सभी के सभी नेशंस कहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी के सभी नेशंस जो साउथ अमेरिका में आते हैं। तो साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्रीज आती हैं, इतना आइडिया तो आपको लग ही गया है। कुछ ही कंट्रीज़ हैं, आप आराम से इनको याद भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी वगैरह आपको यहाँ पर नहीं रहने वाली है। क्लियर हो गया। अब हम इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा जो रहता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि पॉपुलेशन की सबसे बड़ी यहाँ पे कंट्री कौन सी है इस कंटिनेंट की, तो ब्राज़ील ही जो है, आपको इतना बड़ा एरिया देखने को मिल रहा होगा, तो लोग भी ज़्यादा रहते होंगे ऐसे कह सकते हो। तो ब्राज़ील जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। पहले नंबर पर यहाँ पे कौन आ गया पॉपुलेशन वाला, पहले नंबर पर यहाँ पे ब्राज़ील आ जाता है। तो पहले नंबर पर कौन आ गया, ब्राज़ील आ गया। सेकेंड नंबर पर कौन आता है, सेकेंड नंबर पर कोलंबिया आ जाता है। थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है, थर्ड नंबर पे नीचे की तरफ अर्जेंटीना आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके बनाता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर करके ऐसे करके बना लेता हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। पहले नंबर पे हमारे पास क्या ब्राज़ील, दूसरे नंबर पे वेनेजुला वाला पोर्शन, यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, वेनेजुला वाला पोर्शन आ गया हमारे, सॉरी दूसरे नंबर पे कोलंबिया वाला आ गया, इसको मैं फिर से एक बार इरेज कर लेता हूँ। पहले नंबर पे ब्राज़ील आ गया, दूसरे नंबर पे कोलंबिया आ गया, तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना आ गया, फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास वेनेजुला, और फिफ्थ नंबर पे आता है पेरू। तो 5 नेशन तो वैसे भी याद कर सकते हो आराम से। देखो ट्रायंगल शेप बन रही है, पहले दो तीसरे की, है ना, इस तरह पहला दूसरा तीसरा ऐसे, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरह से। तो पहले नंबर पर पॉपुलेशन में ब्राज़ील सबसे बड़ा है, फिर कोलंबिया आ जाता है, फिर कोलंबिया के बाद हमारे पास अर्जेंटीना आ जाता है, फोर्थ नंबर पर यहाँ पे वेनेजुला आ जाता है, और फिफ्थ नंबर पर यहाँ पे पेरू आ जाता है। तो इस तरह से करके आपको ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल आपको इस तरह से बनाना है। अगर आपको मैप अच्छे से याद होगा तो आप आराम से बना सकते हो। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, ये आता है आपके पास पॉपुलेशन का तरीका, कौन सी कंट्री यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज आपको अरेंज करके बता दिया। इतना आपको समझ आ गया होगा, इसमें किसी तरह की आपको डिफिकल्टी नहीं रह रही होगी। यहाँ के साउथ अमेरिका की खासियत क्या है, जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंडेस माउंटेन रेंज, आपने सुना होगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडेस माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पर है। जो एंडेस माउंटेन रेंज है, ANDES, एंडेस माउंटेन रेंज कहाँ पर आता है, साउथ अमेरिका में आता है। या साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी रेंज या फिर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेंज कौन सी है, वो एंडेस है। इतना आपको पता होना चाहिए। ये आपको समझ आ गया, ये मतलब ये साउदर्न अमेरिका में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, वेस्ट वाली साइड में, इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी। बस इतना याद रखने की जो एंडेस रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो कहाँ पर आता है, साउथ अमेरिका में आता है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको याद रखना है, सबसे बड़ी रिवर वर्ल्ड की कौन सी है, अमेजोन रिवर, है ना। अमेजोन रिवर की जब हम बात करते हैं ना, या फिर किस हिसाब से बात करते हैं, हम बात करते हैं वॉल्यूम के हिसाब से, जिसमें पानी सबसे ज़्यादा है वो कौन सी है, अमेजोन नदी है। तो वो सबसे बड़ी नदी जो वर्ल्ड के मतलब पूरे ब्रह्मांड की, वर्ल्ड बोल सकते हो, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो नदी है अमेजोन नदी, वो कहाँ पर है, वो साउथ अमेरिका में ही है। देखो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज भी यहाँ पर आ गई है, सबसे बड़ी नदी भी यहाँ पर आ गया है। अगर आप लेंथ के हिसाब से चलोगे ना, लॉन्गेस्ट आप बोल के चलोगे तो लॉन्गेस्ट कौन सी है, अगर लेंथ के हिसाब से चलोगे वो नाइल आ जाएगी, ठीक है, लेंथ के हिसाब से नाइल आ जाएगी। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से बात करेंगे तो अमेजोन आ जाएगी। तो लेंथ के हिसाब से अमेजोन जो है वो सेकेंड नंबर पर आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं
और इम्पॉर्टेंट डाटा यहाँ का जो वो देख लेते हैं। तो देखो जैसे अगर हम इसकी कंट्री वाइज वगैरह भी चलते रहें कि कंट्री कंट्री में क्या है, उस तरह से चल के चलेंगे तो ब्राज़ील का आपको कंसेप्ट समझ आ गया, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब ब्राज़ील बड़ी सबसे ज़्यादा फेमस भी है, पॉपुलस भी है, तो इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। तब तक हम बाकी यहाँ पे बाकी पोर्शन कवर कर लेते हैं। आप यहाँ पे जो कोलंबिया वाला पोर्शन देखोगे ना, कोलंबिया वाला पोर्शन आप यहाँ पर देखोगे इसके दो तरह के कोस्टलाइन बाउंड्रीज हैं इसके, ना एक ही समुद्र को एक ही वाटर बॉडी को टच नहीं कर रहा है, ये दो अलग अलग पूरे वर्ल्ड में, मतलब देखो हर एक जो भी होगा वो एक ही तरह के वाटर बॉडी को टच करता होगा। ये कोलंबिया अकेला है जो दो तरह की वाटर बॉडीज़ को टच कर रहा है। अगर आपको दूसरा मैप दिखा सकूँ वहाँ पे दिखाऊंगा, हाँ ठीक है, ये कोलंबिया आपको देखने को मिल रहा है, ये कोलंबिया है। इसके एक तरफ की वाटर बॉडी कौन सी है, पैसिफिक ओशन वाली है, और दूसरी तरफ की वाटर बॉडी देखोगे कौन सी वाली है, ये कैरिबियन सी वाली है। तो आपको समझ आ गया, दो तरह की वाटर बॉडी से कोस्टलाइन शेयर करता है एक तरफ की ये, तो वो कोलंबिया आ जाता है। एक तरफ कैरिबियन सी आ रहा है, एक तरफ पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिल रहा है। तो कोलंबिया की क्या खासियत थी, आपको वो कोलंबिया का थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशंस वगैरह कर लेते हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। बस जो मैं आपको बोलता जाऊँगा कोशिश करना वो साथ में आपके नोट्स बनते जाए, अगर साथ में नोट्स बनाते जाओगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहता रहेगा, ठीक है। अब एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, अगर वर्ल्ड के सबसे ऊंचे वाटरफॉल की बात करें, सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचे वाटरफॉल की अगर हम बात करते हैं तो भाई वो कहाँ पर है, आपको पहले बता दें सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जिसका नाम एंडेस था वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। सबसे ऊंचा वाटरफॉल वो कहाँ पर है, वो भी साउथ अमेरिका में है। लेकिन ये वाटरफॉल है कहाँ पर है, जब को वेनेजुला देखने को मिल रहा है, ये वाला पोर्शन, इस वेनेजुला में क्या है सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है, आपको याद भी कर सकते हो, भाई ऊपर की तरफ है तो सबसे ऊंचा पानी यहीं से गिर रहा है, ऐसे करके भी कर सकते हो। सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो आपको देखने को मिल रहा है वो कहाँ से देखने को मिल रहा है, इसी वेनेजुला वाले पोर्शन से देखने को मिल रहा है। उस वाटरफॉल का नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, एंजल फॉल्स। तो कोई डिफ़िकल्टी तो हो गई नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ पे एंडेस माउंटेन रेंज थी, अगर रिवर की बात करेंगे अमेज़न आ गई है। उसी के साथ वाटरफॉल का बताया, एंजल वाटरफॉल जो है वो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि साउथ अमेरिका के कहाँ पर है, वेनेजुला में है। और जो रिवर आती है इसके वो कौन सी है, ओरिनोको रिवर है। अब मैं उम्मीद करता हूँ साथ में नोट्स बना रहे होंगे और साथ में लिखते जा रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हो गया, वेनेजुला में है सबसे ऊंचा वाटरफॉल, उसका नाम क्या था, एंजल वाटरफॉल था। और कौन सी नदी से निकलता है, वो ओरिनोको नदी से निकलता है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए, फिर आगे चलते हैं। आपको मैं बताया हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। उसी तरीके से सबसे ऊंची जो फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ पर है, वो भी साउथ अमेरिका में है। तो साउथ अमेरिका से रिलेटेड आपको दिखने को मिल रहा हो, कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने नहीं है, तो आपको हो सकता है रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही हो। अमेज़न रिवर कहाँ पर है, यहीं पर है। एंडेस माउंटेन रेंज कहाँ पर है, यहीं पे है। सबसे ऊंचा वाटरफॉल जिसका नाम था एंजल वाटरफॉल वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, यहाँ पे वेनेजुएला में है। सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक जिसका नाम क्या है, टिटिकाका, ये TITICA आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे। मैं अगर आपको कलर में प्रॉब्लम वगैरह आ रही है मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ यहाँ पे, इसमें भी आपको शायद से प्रॉब्लम आ रही होगी। चलो मैं ब्लू कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये नाम है TRITICACA, ये टिटिकाका करके आप याद कर सकते हो। ये सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक है। ये कहाँ पर है, ये भी साउथ अमेरिका में। लेकिन साउथ अमेरिका में कहाँ पर है, जो बोलिविया मैंने आपको बताया था लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसी में आ जाती है हमारे पास सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक जिसका नाम है टिटिका। टिटिका आपको नाम बता दिया था, वो यहीं पर आ जाती है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको वो सब कुछ समझ आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे किसी तरह की आपको डिफिकल्टी नहीं रह रही होगी अभी तक आपको तकरीबन सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो कोलंबिया को आपको बता दिया। चाइल की बात करते हैं यहाँ पे। चाइल को बड़ी फेमस यहाँ पे देखो, ये चाइल आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है इस तरह को, ये येलो वाला पोर्शन दिखने को मिल रहा होगा, थोड़ा नीचे की तरफ भी यहाँ पर। तो चाइल की बात करें सबसे बड़ी खासियत तो इसकी ये है कि जो अगर हम बात करें नाइट्रेट की, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नाइट्रेट की प्रोडक्शन कौन करता है, चाइल ही करता है।
नाइट्रेट के साथ साथ इसकी खासियत और क्या है, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कंट्री का, मतलब इसका तो है ही है, साउथ अमेरिका का तो है ही है, तो साउथ अमेरिका का छोड़ दो, वर्ल्ड का भी सबसे जो मतलब कह सकते हो ना साउदर्न मोस्ट कंट्री है, क्योंकि नीचे की तरफ अगर आप बोलोगे तो दूसरा अंटार्कटिक वगैरह, उसमें तो कंट्री वगैरह है ही नहीं है कोई वगैरह, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे साउदर्न मोस्ट कंट्री आप वर्ल्ड की बोल सकते हो, उसको चाइल्ड को माना जाता है साउदर्न मोस्ट कंट्री। तो इस साउदर्न अमेरिका वाले जो कंटिनेंट है से बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, बहुत सारे टू द पॉइंट आपको मैं पॉइंट्स आपको करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट्स आपके सामने लेकर आया हूँ। क्लियर हो गया, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, किसी तरह की डिफिकल्टी आपको यहाँ पे नहीं आ रही होगी, चाइल्ड की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। आगे चलते हैं यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं इसके बारे में। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ रिवर्स के बारे में बताया कि अमेजन रिवर थी, फिर एंडेस माउंटेन रेंज के बारे में बताया, हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में बता दिया, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक के बारे में बता दिया, इतना आपने रिवीजन कर लिया होगा। अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से आपको सब कुछ कवर करवा दिया था। अब जैसे आपको हमेशा मैं करवाता हूँ कि इस ये जो कंटिनेंट है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, अब साउथ अमेरिका के टाइम पे भी वो डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, यहाँ की जो सबसे ऊंची पीक बोल रहा हूँ मैं, उसका नाम है माउंट, ये स्पेलिंग साथ में लिखते जाना, माउंट ACONCAGUA, माउंट एकोनगवा जो है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है। इसकी हाइट अच्छी खासी है, 6961 मीटर के करीब इसकी हाइट है, 6961 मीटर के करीब इसकी हाइट है, तो अच्छी हाइट उसको मान सकते हो बाकी के कंपैरिजन में। तो एकोनगवा जो है, माउंट एकोनगवा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर साउथ अमेरिका का बोलोगे तो यही है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाइए है कहाँ पर है, ये पीक है कहाँ पर है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ये भी एक्चुअली में एंडेस माउंटेन रेंज में ही आता है, अभी आपको बताना एंडेस माउंटेन रेंज यहाँ की सबसे ऊंची लॉन्गेस्ट रेंज वो कहाँ पर है, एंडेस माउंटेन रेंज ही है, इसी का पार्ट है जो आपको बताया माउंट एकोनगवा, जो आपको बताया इसी का पार्ट है कहाँ पर है ये, सॉरी अर्जेंटीना वाले पोर्शन में है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अर्जेंटीना की एक खासियत आपको और पता लगी, यहाँ पर क्या है, माउंट एकोनगवा जो है वो यहीं पर है, सबसे ऊंची पीक जो यहाँ की यहीं पर है। सबसे ऊंची पीक होने के साथ साथ सबसे जो लोएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जो लोएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है साउथ अमेरिका का, वो भी यहीं पर है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। लोएस्ट पॉइंट एक्चुअली यहाँ का जो है वो एक साल्ट लेक में आ जाता है, एक साल्ट लेक है जहाँ की, यहाँ का नाम थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार करना, LAGUN लैगून, लास्ट में कार्बन जोड़ देते हैं, ठीक है। अब कार्बन के तरीके से इसका नाम याद रख सकते हो, लैगून डेल कार्बन इसका नाम पड़ता है। आप अगर कार्बन वर्ड याद कर लोगे तो आपको ईजी बन जाएगा, एल कार्बन कर लोगे आपको ईजी बन जाएगा अगर पहली बार पढ़ रहे हो। यहाँ का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट, सबसे लोएस्ट पॉइंट, यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा आपको मैंने बताया, माउंट एकोनगवा जो है वो यहाँ का सबसे ऊंची चोटी है, आप कह सकते हो। और सबसे छोटा पॉइंट यहाँ का कौन सा आपको मैंने बता दिया, आपको कहा एल कार्बन याद कर लेना, वहाँ से आपका काम चल जाएगा, उतना भी आपके लिए इनफ रहने वाला है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको और समझ आ गई होगी, तो ये उम्मीद करते हैं अब तक आपको सब कुछ क्लियर कवर हो रहा होगा। और यहाँ पे जो अर्थ की सबसे सूखी जगह, ड्राइस्ट प्लेस की बात करेंगे वो कहाँ पर है, वो भी इसी चाइल्ड जगह पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड की जो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है वो कहाँ पर है, वो इसी चाइल्ड पर है। तो वर्ल्ड की जो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है वो कहाँ पर है, चाइल्ड है, वो ये चाइल्ड कहाँ पर है भाई, साउथ अमेरिका में ही है। नॉन पोलर रीजन की मैं बात करता हूँ, पोल्स वाले हिस्से को हटा दोगे तो ड्राइएस्ट रीजन कौन सा यहाँ पे चाइल्ड में देखने को मिलता है। जो वेटेस्ट रीजन है नॉन पोलर की बात करेंगे वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो जो नीचे की तरफ यहाँ पे ड्राइएस्ट पोर्शन है, और अगर मैं ऊपर की तरफ आऊँ कोलंबिया वाली तरफ, तो वेटेस्ट रीजन जो वर्ल्ड का वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दे रहा हूँ, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको डिस्कस करना ज़रूरी बन जाता है, इसलिए आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे जो ब्राज़ील की बात कर रहे थे, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं ब्राज़ील के बारे में, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली है और कितना सारा एरिया कवर करके रखा हुआ है इसने, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है। ब्राज़ील की बात करते हैं, इसकी जब हम कैपिटल की बात करेंगे, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, ब्रासिलिया जो है वो इसकी कैपिटल है जब हम ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्राज़ील को है, इसे एक नाम दिया गया है, इसे कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ब्राज़ील की बात करेंगे, इसे कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि कॉफ़ी की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, इसी ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। और ब्राज़ील में भी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक जगह पड़ती है सेंटोस करके, यहाँ पे जो है कॉफ़ी की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, आप बोलोगे ब्राज़ील को कहा जाता है। अगर कई बार ब्राज़ील ऑप्शन में नहीं होता
तो वहाँ पे सेंटोस ऑप्शन में होता है। तो सेंटोस जो ये भी ब्राज़ील में आता है, आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी तरह की आपको डिफ़िकल्टी नहीं आ रही होगी। आयरन की सबसे ज़्यादा और भी कहाँ पे देखने को मिलती हैं, आयरन की और जहाँ से लोहा वगैरह निकलता है, मतलब वो भी आपको ब्राज़ील में देखने को मिल जाएगी। समझ गए यहाँ पे क्या क्या आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ पे कॉफ़ी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, आयरन वगैरह की और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रबड़ वगैरह भी यहाँ पे बनता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ब्राज़ील के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी। बाकी अर्जेंटीना के बारे में आपको बता चुका था। ब्राज़ील के बाद यहाँ पे अर्जेंटीना भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसकी कैपिटल की बात करेंगे ब्यूनस एरिस, इसकी मैं स्पेलिंग लिखता हूँ यहाँ पे BUENOS ब्यूनस और AIRES आयरिस, ब्यूनस एरिस जो इसकी कैपिटल है। और यहीं पे आपको मैंने अभी कुछ देर पहले अर्जेंटीना के बारे में बताया, जो हाईएस्ट पीक है वो यहीं पर है साउथ अमेरिका की, और लोएस्ट पॉइंट जो था वो भी इसी अर्जेंटीना में ही है। तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। बाकी जो भी पॉइंट वगैरह थे उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह थे वो आपसे शेयर कर दिया है। बाकी इतना अगर आप कर लोगे इसके बारे में तो इतना भी आपके लिए इनफ रहने वाला है जितना पोर्शन आपको मैंने बताया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हाँ, इसमें अमेज़न रिवर की मैंने आपसे बात की थी। अमेज़न रिवर निकलती है, तो अमेज़न रिवर कहाँ से निकलते हैं, इसी पिरूले साइड से होके यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पे गिर जाती है। इसको मैं एक स्क्रीनशॉट भी लाया था, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा अमेज़न रिवर का रास्ता ही है। पिरूले साइड से होते हुए यहाँ से होते हुए अटलांटिक ओशन में जाके गिर रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखा दूँ, यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये पिरू गया, यहाँ से होते होते हुए कहाँ पे जा रही है, अटलांटिक ओशन में जा रही है। यहाँ से भी देख लो पिरूले साइड से होकर इस जगह पे जाकर तो अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। अमेज़न रिवर की बात करेंगे, इसका चैनल वगैरह कौन सा कहाँ से फ्लो वगैरह कर रही है, क्या कोर्स है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका कंटेंट के बारे में। तो यहाँ पे किसी तरह की डिफिकल्टी वगैरह आपको नहीं हो रही होगी। इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं साउथ अमेरिका। तो चार्जर का बड़ा इशू है ना, बार बार हिलते जा रहा है पागलों की तरह। तो साउथ अमेरिका अगर आपको कवर हो गया होगा तो आगे चलते हैं हम यहाँ पे। देखो अभी तक हमने कौन से कंटेंट कवर कर लिए, एशिया हमने कवर कर लिया, अफ्रीका कवर कर लिया, नॉर्थ अमेरिका कवर कर लिया, साउथ अमेरिका कवर कर लिया। अब हम अंटार्कटिका वाला रीजन कवर करने जा रहे हैं, है ना। तो पहले लेक्चर में आपको बता देता कि पॉपुलेशन कंट्री एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा बड़ा है, वही सब कुछ कवर कर रहे थे। अब हम आगे चलते हैं, अंटार्कटिका रीजन को कवर करना स्टार्ट करते हैं। अंटार्कटिका की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पोर्शन देखने को मिलेगा, सबसे नीचे की तरफ अंटार्कटिका रीजन आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में पढ़ेंगे और ग्लोब में भी आपको देखने को मिल होगा अंटार्कटिका रीजन कहाँ पर है, किस तरह का दिखता है, कि वहाँ पे कुछ जो जाते हैं लोग रिसर्च वगैरह करने के लिए, वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। चलिए यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं तो ये फटे फटे दिख रही है यहाँ पे, आप गूगल में जाके खुद भी इनको सर्च वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक्चुअली में अंटार्कटिका वाले रीजन में ना, वहाँ पे लोग कम ही रहते ही नहीं वहाँ पे लोग, वहाँ पे क्योंकि इतनी सर्दी वगैरह वहाँ पे रहती है। तो वहाँ पे 98% तक जो एरिया मतलब वो बर्फ़ से ढका हुआ वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे कह सकते हो, एक तरह से कह सकते हो इम्पॉसिबल है वहाँ पे रहना, मतलब हमेशा के लिए। तो यहाँ पे अगर पूरे साल भर की बात भी करेंगे तो यहाँ पे कम ही लोग देखने को मिलेंगे। मतलब जब सर्दियों का टाइम होगा तो तकरीबन 1000 के करीब वहाँ पे लोग देखने को मिलेंगे, और जब थोड़ा गर्मियों का टाइम हो जाएगा तो 5000 के करीब वहाँ पे लोग चल जाएंगे। और जाएंगे क्यों भाई, वहाँ पे रिसर्च वर्क को लेकर साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पे जाएंगे, कुछ ना कुछ काम करने के लिए। आपको देखने को मिल रहा हो कैसी जगह पे वो रहते हैं और रिसर्च वगैरह वो क्या करते हैं ऐसी जगह पे रह के, सिर्फ इस पर्पज़ से वहाँ पे जाते हैं। बाकी कोई और पर्पज़ में तो वहाँ पे जाने का, ऐसे जाने का कोई फ़ायदा भी वहाँ पर नहीं है। तो पहले अंटार्कटिका के कुछ पोर्शंस मैंने लिखे हुए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कंटिनेंट कौन सा भाई, अंटार्कटिका है। बिल्कुल साउदर्न पॉइंट में जाके आपको आता, आपको मैप में दिखा ही चुका हूँ जो अंटार्कटिका रीजन है वो आता कहाँ पर है। तो बर्फ़ वहाँ पे पड़ी रहती है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में समझाया था जब हम, हालांकि आपको मैं पढ़ाऊँगा जब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाऊँगा तभी बताऊँगा। हमारा अर्थ है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली पहुँच नहीं पाती है, इसलिए ठंडे इलाके रहते हैं ये बोले, है ना। तो यहाँ पे इतनी बर्फ़ वगैरह पड़ी रहती है, हमेशा तकरीबन बर्फ़ पड़ी रहती है यहाँ पे। तो आपको मैं पहले बता चुका, इसका 98% तक एरिया जो तो है वो बर्फ़ से जो मतलब ढका रहता है हमेशा। और मतलब थिकनेस अगर बर्फ़ की बात करें 2-2.5 किलोमीटर तक बर्फ़ की थिकनेस यहाँ पे रहती है, चौड़ाई रहती है थिकनेस इसकी, मतलब बर्फ़ की जब हम बात करेंगे उसकी इतनी थिक रहती है बर्फ़ वहाँ पे, पूरे साल भर की बात करेंगे। तो आप समझ सकते हो जो 2% बर्फ़ को छोड़ के जो जगह बचती है वो भी जब गर्मियों वगैरह आती है तब जाके बचती है, वरना वो भी सारी बर्फ़ से ढका होता है पूरा। अगर हम अंटार्कटिक रीजन की बात करेंगे, एक तरह से डेजर्ट ही है, मतलब रेगिस्तान की तरह, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ जमी है, इस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा होगा टेम्परेचर यहाँ पे सबसे कम रिकॉर्ड करा गया था वो -89.2 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड करा गया है। -89.2 डिग्री सेल्सियस, आप समझ रहे होगे, माइनस में जाके तो 89 डिग्री सेल्सियस हम पहुँच गए यहाँ पे। आपको मैं बता चुका हूँ ह्यूमंस वगैरह वहाँ पे रहते नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एनिमल्स की बात करो तो जैसे पेंगुइन हो गया, इस तरह के कुछ अलग से जो एनिमल्स वगैरह होते हैं जो वेदर की बात करें वहाँ पे अपने आप को रोक सकते हैं, वहाँ पे रहते हैं। ये बैक्टीरिया वगैरह हो गया, फंजाई वगैरह हो गया ना,
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ के रीजन की जो वेजिटेशन है वो कैसी है, टुंड्रा वेजिटेशन है। अब ये होते क्या अभी हम फिलहाल समझ नहीं रहे, लेकिन इतना याद रखना कि यहाँ की वेजिटेशन होती कैसी है, टुंड्रा वेजिटेशन होती है। और यहाँ पे आपको मैं ये इमेज आपको क्लियर दिख नहीं रही होगी, बट यहाँ पे अंटार्कटिका वाला पोर्शन है, इसके बीच में एक माउंटेन रेंज है ना। इस माउंटेन रेंज का हम नाम लिख देते हैं, इस माउंटेन रेंज का नाम है ट्रांस, आगे अंटार्कटिक है, ठीक है। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स जो हैं, यहाँ पे देखो एक तरफ आपको रोज सी देखने को मिलेगा, हालांकि इमेज वगैरह पूरी क्लियर नहीं है। एक तरफ यहाँ पे आपको रोज सी देखने को मिलता है, एक तरफ आपको वेडल सी देखने को मिल रहा है। इन दोनों के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज आ रही है भाई, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन रेंज आती है वो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स आते हैं यहाँ पर। ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स जो वो अंटार्कटिका को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसके इस तरफ का जो अंटार्कटिका हो जाएगा वो वेस्ट अंटार्कटिका हो जाएगा, इसके इस तरफ का जो अंटार्कटिका हो जाएगा वो ईस्ट अंटार्कटिका हो जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी अंटार्कटिका के बारे में। यहाँ की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है वो कौन सी है, ओनिक्स करके है। और यहाँ की सबसे बड़ी लेक जो है वो कौन सी है, वोस्टोक लेक यहाँ की सबसे बड़ी लेक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी तक कुछ भी आपको फालतू मैंने या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है। आगे बात करेंगे यहाँ पे, अगर कई बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा था कंपैरिजन वगैरह करना, तो अंटार्कटिका किसके बराबर होता है भाई, ऑस्ट्रेलिया को डबल कर लो, ऑस्ट्रेलिया को डबल कर लो, जितना आएगा वो हमारे पास अंटार्कटिका जो रीजन होता है। इतना बड़ा रीजन है लेकिन वहाँ पे लोग रह नहीं पाते, क्योंकि आपको बता चुका हूँ वहाँ का वेदर वगैरह जैसे है। और इसको एक नाम भी दिया गया अंटार्कटिक रीजन को, जैसे हमने, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे मदर कंटिनेंट किसे कहा जाता है, हमने आपको पढ़ाया था लास्ट के टाइम पे। उसी तरीके से आज के लेक्चर की बात करेंगे, अंटार्कटिका की बात करेंगे। अंटार्कटिका कंटिनेंट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कंटिनेंट, इसे कहा जाता है कंटिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, कंटिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस। ये कहा किसे कहा जाता है, या वैसे पहचान सकते हो भाई साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह कहाँ पर है, टेक्नोलॉजी कहाँ पर ही है, मतलब कहाँ पे जाके रिसर्च वगैरह वाले काम होते हैं, तो वो भाई इसी रीजन में जाकर होते हैं, अंटार्कटिका वाले रीजन में होते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कंटिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस। ये आपको इन्फॉर्मेशन भी याद करनी पड़ेगी। तो बाकी बेसिक फैक्ट्स जो मैं आपको यहाँ पे बता दिए हैं वो आपको डिस्कस कर लिए, जो रोज़ आइलैंड वगैरह हैं। और रोज़ आइलैंड की जब हमने बात की ना, आपको पीक के बारे में बताया, माउंटेन पीक के बारे में 200 में डिवाइड करा था वो। तो एक रोज़ आइलैंड आपको नाम मैंने वहाँ पे लिखा नीचे की तरफ, जो रोज़ आइलैंड है, यहाँ पर एक माउंट एरेबस आता है। माउंट एरेबस जो है वो वर्ल्ड का साउदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। तो वर्ल्ड का साउदर्न मोस्ट जो एक्टिव वॉल्केनो वो कहाँ पर है, रोज़ आइलैंड के माउंट एरेबस में है। और ये एक्चुअली में है कहाँ पर है, अंटार्कटिका रीजन में आपको देखने को मिलता है। और इसके ऊपर आपको विंसन मैसिव देखने को मिल रहा होगा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंटार्कटिका रीजन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो विंसन मैसिव है। और ये कौन से माउंटेन रेंज में आता है, एल्सवर्थ माउंटेन्स में आता है। विंसन मैसिव की बात करें कहाँ पर आता है, ये एल्सवर्थ माउंटेन्स में आता है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आप ऐसे कह सकते हो इसके बारे में। दो इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में आपको अंटार्कटिका में पढ़ना है, एक विंसन मैसिव, क्योंकि यहाँ सबसे ऊंची पीक है, और दूसरा माउंट एरेबस। माउंट एरेबस क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहाँ के साउदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो यही है, इसीलिए आपको ये 2 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। और एक अंटार्कटिका ट्रीटी की बात करते हैं, 1959 में साइन करी गई थी, हालांकि इंडिया का मेंबर बाद में बना था। इस अंटार्कटिका ट्रीटी की बात करेंगे, जब साइन करी गई थी उस टाइम 12 कंट्रीज ही वहाँ पर थी जिन्होंने इसको साइन करा था। इस ट्रीटी में कहा गया था कि हम वहाँ पे कोई किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पे जाके हम माइनिंग का काम नहीं स्टार्ट कर देंगे, भाई वहाँ पे लोहा है तो हम लोहा निकालना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे ये जिप्सम है वहाँ पे वो निकालना स्टार्ट कर देंगे, ये सब काम हम वहाँ पे नहीं करेंगे। और आपको पता है वहाँ पे जो ओजोन वगैरह के भी कितने पंगे वगैरह चलते रहते हैं वहाँ पे जाके। हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह वहाँ पे जाके नहीं करेंगे, वहाँ पे अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वेस्ट डिस्पोजल वहाँ पे नहीं करेंगे, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमने वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को, पूरे इकोजोन की बात करें, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ये सब कुछ किसके अंडर था, इसी अंटार्कटिक ट्रीटी के अंडर था। और ये अंटार्कटिक ट्रीटी कब साइन करी गई थी, 1959 में साइन करी गई थी। स्टार्टिंग में 12 कंट्रीज थे इससे। तो इंडिया का भी इसका मेंबर बना था। इंडिया ने इसको 1983 में जाके ज्वाइन करा था। 1983 का एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या हुआ तो आप सभी को पता होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो 19 यहाँ से ऐसे भी याद कर सकते हो, 1983 में जो है वो इंडिया का मेंबर बन गया था अंटार्कटिक ट्रीटी का। और जब इंडिया का मेंबर बना था, इंडिया का 15th मेंबर बना था उस टाइम पीरियड पर। इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको नाम देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे लेफ्टिनेंट रामचरण की बात करेंगे। ये पहले इंडियन थे जो अंटार्कटिका में जो गए थे, मतलब आपसे घर में पूछा जाता है कि पहले इंडियन कौन थे जो अंटार्कटिका वाले साइड में गए थे, उनका नाम क्या था, लेफ्टिनेंट रामचरण जो हैं वो गए थे। एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपीडिशन चल रहा था उसके अंतर्गत वहाँ पर गए थे 1960s में जाके। तो पहले इंडियन जो अंटार्कटिका में गए थे वो कौन से थे, लेफ्टिनेंट रामचरण। ये एक इंडियन नेवी का आप कह सकते हो मेट्रोलॉजिस्ट थे, जो कि मतलब उस तरह की बातें, वो मेट्रोलॉजिस्ट आपको पता है क्या होते हैं। तो वो वहाँ से इंडियन नेवी की तरफ से वहाँ पर गए थे, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मतलब पहला बच्चा जो जिसका जन्म यहाँ पे अंटार्कटिका में, वो उसका नाम क्या था, उसका नाम था EMILIO, एमिलियो
पाल्मा, ठीक है, एमिलियो पाल्मा नाम याद रखना। ये मतलब अर्जेंटीना का थे 1978 में पहला बच्चा बोल सकते हो जिसने जन्म लिया था अंटार्कटिका वाले रीजन में, अंटार्कटिका वाले कंटिनेंट में। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्जेंटीना आपको कुछ देर पहले बताया अर्जेंटीना कहाँ पे था, उसी के थोड़ा नीचे आ जाओगे तो आपको अंटार्कटिका वाला पोर्शन देखने को मिल जाएगा, वहीं पर हम बात करते हैं। और इंडिया ने अपना वहाँ पे दक्षिण गंगोत्री करके ग्लेशियर में बोल रहा हूँ, दक्षिण मतलब समझो साउथ है, गंगोत्री है ना, गंगोत्री आर्कटिक रिसर्च सेंटर इंडिया ने अपना वहाँ पे बनाया हुआ है। आर्कटिक बेस वहाँ पे बनाया था 1983 में, है ना। 1983 में इंडिया ने अपना वहाँ पे दक्षिण गंगा जो है एक बेस करके बनाया हुआ था वहाँ पे जाके, लेकिन बाद में जाके वहाँ पे कौन आ गया, अब दक्षिण गंगा की जगह, दक्षिण गंगोत्री की जगह कौन सा आ गया है, अब वहाँ पे हमारा मैत्री बेस आ गया था। मैत्री बेस कब आ गया था, 1990 से मतलब स्टार्ट हो गया था वहाँ पे जाके ना। तो उसके बाद फिर इंडिया का जो है भारतीय वगैरह भी आ गया था, नया कमीशन कर दिया था भारतीय वगैरह। इस तरह से करके काम चलते जाते रहते हैं वहाँ पे। तो मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया वाले भी जो है वहाँ पे जाते हैं, तकरीबन हर कंट्री के लोग जो भी वहाँ जिन्होंने ट्रीटी वगैरह में साइन करे वो सारे वहाँ पे जाते हैं, अपने रिसर्च वगैरह चलाते रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अलग से देखने को मिलता है। जो बाकी वर्ल्ड की बात करोगे, बाकी कंटिनेंट्स की बात करोगे, थोड़ी अलग से ज्योग्राफी देखने को मिलती है, अलग सी वेजिटेशन देखने को मिलती है, क्लाइमेट अलग सा है। तो वहाँ पे कई तरह के रिसर्च वर्क आसानी से हो जाते हैं, आसानी से नहीं होते मतलब बहुत कुछ सीखने को वहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पे बात करेंगे, एक फुल फॉर्म आती है एग्जाम में NCAOR करके, क्योंकि आजकल JKSSB के एग्जाम आप देख रहे हो किस तरह की फुल फॉर्म वहाँ पे पूछ रहा है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, ठीक है। तो ये मतलब इंडिया की तरफ से जो है ये बनाया गया वहाँ पे, जो कि मेंबर्स वगैरह भेजेंगे, किस को वहाँ पे रिसर्च वगैरह के लिए भेजेंगे, इस तरह से काम वगैरह करता रहता है वहाँ पे जाके एक्सपीडिशंस वगैरह के लिए। तो ये NCAOR भी आपको याद रखना पड़ेगा। और एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, अगर यहाँ की सारी बर्फ़ पिघल जाए ना किसी तरह से, उससे पहले जो पेंगुइन है ना, पेंगुइन आप नाम सुनते हो, वो भी अंटार्कटिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ के सारी बर्फ़ पिघल जाएगी ना, तो वर्ल्ड का जितना भी सी है, समुद्र हैं, वो 58 मीटर तक उनको लेवल राइज कर जाएगा। 58 मीटर मतलब लगभग 200 फीट के थोड़ा कम करो, 200 फीट के करीब यहाँ का जो लेवल है समुद्र का वो बढ़ जाएगा, अगर सारी बर्फ़ पिघल जाएगी इस अंटार्कटिक रीजन की। तो इतना मतलब, और जो वर्ल्ड के 70% जो फ्रेश वाटर है ना, वो सारा यहीं पे जमा पड़ा हुआ है, इसी अगर हम अंटार्कटिक रीजन की बात करेंगे। तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, दोनों कंटिनेंट्स की बात करेंगे, चाहे हम अंटार्कटिक की बात करेंगे, चाहे हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे, यहाँ से आपको कवर हो गया होगा। तो बाकी वीडियो एंड करने से पहले को बताना चाहूँगा, JKSSB ओली बोर्ड की तरफ से अभी फ़िलहाल 8 तारीख तक आपको जो है वो 35% का 35% आपका ऑफ चल रहे हैं। जितने भी कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप कोर्सेज़ को ज्वाइन करना, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे अकाउंट असिस्टेंट का हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, और भी कई सारे एग्जाम से जो कोर्सेज उनके चल रहे हैं उसमें 35% का ऑफ रखा गया ओली बोर्ड के द्वारा। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारी एप्लीकेशन पर भी कोर्सेज चल रहे हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। AKS क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाके भी कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। मुझे नहीं लगता कि आपको इस PDF की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मैप वगैरह ही है, आपको गूगल से भी देखने को मिल जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहना। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। जो नेक्स्ट 2 कंटेंट हैं वो भी मैं इसी तरह से PDF बना के आपको समझाने जा रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद।